मैंने हर बार बोला है आपको, जितना करा दिया है उसका रिवीजन उसी दिन कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो बैकलॉग बन जाएगा, बैकलॉग थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बाद में दिक्कत करेगा। तो बेटर यही है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन पढ़ लो आप लोग भी, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ तक कुछ कमिटीज का पढ़ी थी कल, आगे कुछ और कमिटीज दी हुई है, फिर हम लोग उसका फाइनल रिजल्ट पढ़ लेंगे कि फाइनली अभी क्या चल रहा है सिस्टम में। अब जब फाइनल कुछ डिफरेंट चल रहा है तो हमें ये पुरानी कमेटी क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है, पुरानी कमिटीज इसलिए कि कोई भी चीजें जो बनती है हमारे सामने, कोई भी रूल बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो वो एकदम से नहीं आता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो वही चीज इन कमिटीज के थ्रू हमें मालूम पड़ती है कि कोई भी चीज कैसे इवॉल्व हुई होगी धीमे धीमे। ठीक है, जो करंट फॉर्म में जो चीज हम लोग भी देख रहे हैं वो किस तरीके से इवॉल्व होने के बाद हमको दिख रही होगी। तो इसीलिए इन कमिटी को पढ़ना जरूरी है, और एंड में आपको करंट वाला सिनेरियो तो मिल ही जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए एल एम सिंघवी कमिटी। In 1986 राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी। तो एक चीज तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1986 में राजीव गांधी पीएम थे, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। Rajiv Gandhi government appointed a committee to prepare a concept paper on revitalization of Panchayati Raj institutions for democracy and development under the chairmanship of L. M. Singhvi. तो रिवाइटल करने का मतलब क्या होता है, दोबारा से एक बार एनर्जी ला देना उस चीज के अंदर, किसके अंदर, पंचायती राज सिस्टम के अंदर। उसके लिए डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस चीज को ध्यान में रखकर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, एल एम सिंघवी। ठीक है, ध्यान देते चलेगा आप लोग। जैसे कि मेरा प्लान ये है कि हम लोग इस महीने की 15 तारीख तक ये पॉलिटी खत्म कर देंगे हर हाल में, मतलब हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर इसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब पर, जो पढ़ाया गया है क्लास के अंदर वही सब चीजें। ठीक है, तो जिसको भी कहीं दिक्कत आए तो वहां पे पढ़ लीजिएगा। और मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी, बाकी तो फुल ऑटोनॉमी पावर है आपके पास, माने ना माने आपकी मर्जी है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि 50 जगह से एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटर ये है कि हम एक जगह से ही 50 बार पढ़ें। दोबारा सुन लीजिए जिनको समझ में ना आई हो, कि 50 जगह से अलग अलग एक बार पढ़ना हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। हेल्पफुल क्या चीज होगी, एक ही जगह से आप 50 बार पढ़ लो, क्योंकि चीजें हर जगह वही हैं। अगर आपने अलग अलग जगहों से पढ़ा, एक एक बार ही पढ़ा, तो आपकी सब चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक ही जगह से बार बार पढ़ा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मोस्टली सिलेक्ट वही लोग होते हैं जो कम पढ़ते हैं बट स्ट्रांगली पढ़ते हैं। स्ट्रांगली का मतलब होता है कि उन्होंने जो पढ़ा वो उनको आता है। और 90% बच्चे जो 90% जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, अलग अलग तरह की पीडीएफ इकट्ठे करते हैं, अलग अलग तरह के वीडियो इकट्ठे करते हैं और उनको एक एक बार पढ़ते हैं, और फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ भी याद नहीं रहता है। और ये चीज आप लोग खुद के ऊपर भी एनालाइज कर सकते हो, इसीलिए क्योंकि अब टाइम वो नहीं बचा है कि आप अलग अलग जगह से पढ़ो। बाकी तो आपके ऊपर आपका मन है कि आप लोग क्या सोचते हो, बट मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप एक ही जगह से बार बार पढ़ो, एक ही बुक को बार बार पढ़ो, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो। ठीक है, अलग अलग नोट्स अलग अलग बुक मत उठाइए, एक ही बुक पढ़ लोगे ढंग से, उससे भी काम चल जाएगा। अब देखिए तो एल एम सिंघवी कमेटी ने क्या बोला। पहला उन्होंने रिकमेंडेशन दी, और क्योंकि कमिटीज होती है तो हमेशा रिकमेंडेशन ही देती है। रिकमेंडेशन मतलब सलाह देना, एडवाइस देना। मानना ना मानना, मैंने जैसे पहले बोला आपको, गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो चाहे तो मान ले चाहे तो ना माने, ये पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, अब देखो पहला जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया वो क्या दिया, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस should be constitutionally recognized, protected and preserved। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जिससे कि वो अपने अधिकार जो पंचायतों को मिले हुए हैं उनको पूरी तरीके से उपयोग में ले पाए।
इसीलिए ये जरूरी है कि इसके बारे में जिक्र कहाँ पे होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप 10th पास हो, ये आपको मालूम है, लेकिन सामने वाला इंसान कब मानेगा, जब आप उसको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट दिखा दोगे, देखो ये रहा सर्टिफिकेट, हम पास है। तो वही चीज यहाँ पर है कि पंचायतों को पावर तो है, लेकिन वो पावर वैलिड किससे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड होती है। इसीलिए जरूरी है कि वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो। क्लियर? सॉरी। फॉर दिस पर्पज अ न्यू चैप्टर शुड बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड किया गया। दिस विल, मतलब शुड भी ना किया जाए, ठीक है ना, ये कितना है, दिस विल मेक देयर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी रीजनेबली एंड सस्टेनेबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, इनवॉयलेट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इंटीग्रिटी क्या होती है? हाँ जी, एकता। हाँ, इसे आप अपनी एक तरीके से दृढ़ता मान सकते हो, ठीक है, आत्म प्रतिष्ठा मान सकते हो, या फिर जो अपनी एक होता है ना एक सेल्फ रेस्पेक्ट बोल सकते हैं उसको, हम लोग ये बोलते हैं रीजनेबली, यानी प्रॉपर, जितनी उसकी वैल्यू है उतना वो जस्टिफाई कर पाए, उस चीज को बना के रख पाए, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी रीजनेबली, मतलब ना कम ना ज्यादा, लेकिन जितनी वैल्यू है उतनी मेंटेन रहे, एक चीज है। दूसरी है सस्टेंशियली इनवॉयलेटेड। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो, ठीक है, उसमें परिवर्तन देखने को ना मिले। ऐसा नहीं गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसका सिस्टम भी चेंज हो गया, कुछ और परिवर्तन आ रहा है इसमें भी चेंज आ रहा है, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि लगातार इलेक्शन हो टाइम टू टाइम, और कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम काम करता रहे एक सिस्टमेटिक तरीके से। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज में सक्सेस तभी मिलती है जब हम उसमें एक कंटिन्यूटी दिखाते हैं। जैसे पढ़ाई का ही ले लो, किसी और चीज का ले लो, तो किसी भी चीज में तभी आपको सक्सेस मिल रही होगी हमारे अंदर क्या होगा, एक कंटिन्यूटी होगी। तो उसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर बैलेंस ही अपने आप को मेंटेन कर पाए। इसके अलावा इट ऑल्सो सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू एंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पंचायती राज बॉडीज। क्या बोल रहा है ये, तो हम जैसे जानते हैं इलेक्शन में फ्री ही होते हैं, रेगुलर मैनर में, अगर 5 साल की बात की गई है तो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो, ब्रेक नहीं आना चाहिए, और फेयर तो होने चाहिए भाई। अगर चीटिंग ही हो गई तो कोई मतलब तो बना नहीं, भले ही चीटिंग खूब हो जाए, लेकिन हमें क्या बोलना होता है कि चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो वो बेहतर चीज होगी कंट्री के लिए। इसके अलावा न्याय पंचायत पढ़ा है हम लोगों ने ऑलरेडी। न्याय पंचायत शुड बी स्टेब्लिश्ड फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। अब ये क्लस्टर ऑफ विलेजेस का मीनिंग क्या है, देखो मैं काफी आराम आराम समझा रहा हूँ आप लोगों को, हालांकि अभी तक मैं स्पीड से बता रहा था, तो अब आप सुनिएगा आराम से ना। अगर आप सुन भी लेंगे ना चीजें दिमाग में रह जाएंगी, स्क्रीन को देखते रहिए, सुनते रहिए। किसी की वॉइस, अगर किसी को वॉइस ब्रेक होकर मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये कि वहां पे कनेक्शन ब्रेक है, मतलब स्लो है, तो वीडियो जरूर देख लेना आप इसका, है ना, तो समझ जाओगे आप। क्लस्टर ऑफ विलेजेस का मीनिंग क्या होता है कि सिंगल एक विलेज में एक न्याय पंचायत नहीं बनाई गई है, कई सारे विलेजेस को मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करने के बाद वहां पे क्या बनाई गई है, एक न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत क्यों बनाई जा रही है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, पहली बात तो निर्णय में खर्चा कम आए, ठीक है, और साथ ही साथ जो बर्डन है हमारे कोर्ट्स के ऊपर उसको कम करने के मोटिव से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड देखिए, द विलेजेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल। मोर वायबल का मतलब है ज्यादा उपयुक्त बनाने के लिए ये काम स्टार्ट किया गया है कि जो ग्राम पंचायत है वो ज्यादा सुटेबल रहे कंट्री के लिए। इट ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा एंड कॉल्ड इट एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि ये मूर्त रूप है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। मूर्त रूप डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इसमें हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे हर एक इंसान से पूछकर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि गांव है, छोटा एरिया है, तो हर एक इंसान से पूछकर डिसीजन हो जाते हैं वहां पे। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये चीज हमने एक जगह पढ़ी भी है, अगर आप लोगों को पहले का कुछ याद आ रहा हो, कि हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। वहां पे हमने ये भी बात की थी कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट सर। इनडायरेक्ट, ठीक है ना। जिन लोगों को याद आया वेरी गुड, जिनको याद नहीं आया तो पुरानी वीडियो आप जाके देखिए, वहां पे मीनिंग भी समझाया था मैंने कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, छोटी कंट्रीज में होता है जहां पे हर एक इंसान से चीजें पूछी जाती है और उनसे पूछ कर डिसीजन लिए जाते हैं। इनडायरेक्ट में सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। एक तो ये चीज होनी चाहिए। फिर अगला है द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब हम ये भी जानते हैं, देखो कुछ भी चीज है ना बिना रुपये तो होगा नहीं। डेवलपमेंट करना चाहो वो भी नहीं होगा, कुछ और चीज प्रमोट करना चाहो वो भी नहीं होगा, तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको दिए जाने चाहिए, और प्लस इन्हें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने की भी फ्रीडम दी जानी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई बैठा हुआ पूछ रहा है भाई इतना रुपया कहाँ खर्च कर दिया, ये कैसे कर दिया, वो सब कुछ चीजें भी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है द जुडिशियल ट्रिब्यूनल शुड बी established in each state to adjudicate controversies about election to the Panchayati Raj institutions, their dissolution and other matter related to their functioning। कहने की बात यह है कि जुडिशियल ट्रिब्यूनल भी बनाया जाना चाहिए। जुडिशियल ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है जो छोटे मोटे विवाद होने पर उनका निपटारा कर पाए। देखो ट्रिब्यूनल वाला कोर्ट नहीं है ये एक तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एडवाइस भी कर सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिसीजन भी दे सकता है। इसे हम एक तरीके से क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जिसके पास पूरा का पूरा तो अधिकार नहीं होता डिसीजन करने का, लेकिन ये सजेशन और प्लस कुछ कंडीशन में डिसीजन दे सकता है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे पाएगा, है ना, पनिशमेंट नहीं देगा किसी को भी, बट डिसीजन दे सकता है। तो ये हमने पढ़ लिए 5 फंक्शंस, यानी जो सजेशन दिए गए थे उसके अंदर। अगली है थुंगन कमेटी। इसे थंगन भी बोलते हैं और थुंगन भी बोलते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, स्पेलिंग याद रखिएगा, THUNGON, थुंगन कमेटी। ये बनाई गई थी 1988 में। In 1988, a subcommittee of the Consultative Committee of Parliament was constituted under the chairmanship of P.K. Thangan। एक पर्सन का नाम है पीके थंगन। इनकी लीडर अंडरशिप में चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई टू एग्जामिन, क्या चेक करेगी ये मोटिव ध्यान रखना कि किस चीज को चेक करने के लिए बनाया गया है। जैसे हर एक मैंने मार्क किया इस चीज को कि किस चीज को देखने के लिए बनाया गया है, टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। अब अल्टीमेटली करना क्या है, जिले की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है। अब जिले और गांव में तो है नहीं कि पेड़ पौधे लगाने हैं। अल्टीमेट मोटिव क्या है उनका, अल्टीमेट मोटिव है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर पाए। इतनी सी बात हमको देखनी होती है। क्या क्या देखनी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से वहां पे रन करे, इतना सा उनका मोटिव है। अब ये सिस्टम सही ढंग से चलता रहे, के लिए इस कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो वो क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। दिस कमिटी सजेस्टेड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इट मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। अगेन इसी रिकमेंडेशन आ गई, वो पढ़ लेते हैं। पहला, इसने पहला रिकमेंड ये किया, द पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। अगेन वही जो पहले बोला गया, जब हर कमेटी को एक चीज बोलती है तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि वो तो इसेंशियल है ही, वो तो जरूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे इसने फिर से ये बात बोल दी जो पहले बोली जा रही थी कि 3-tier सिस्टम होना चाहिए, यानी 3 लेवल होने चाहिए। कौन कौन से लेवल होने चाहिए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 जो लेवल होंगे वो कौन कौन से हैं, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बाद है जिला परिषद शुड बी द पाइवट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ये पाइवट भी बोलते हैं, पिवोट भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पाइवट और पिवोट, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ जी बताइए जरा। जो
मीनिंग्स मैं पूछूंगा आप लोगों से, उनको लिख भी लेना आप लोग। सर हम्म पिवोट का मतलब सर समथिंग दैट कैन बैलेंस समथिंग, ऐसा कि ओके। मतलब ये समझिए कि सर ये कह सकते हैं कि किसी चीज को बीच में रखे, दोनों साइड बैलेंस, जैसे शीशा में होता है ना सर बैलेंस करने के लिए, हम्म। सर वो पाइवट जॉइंट होता है, लाइक वो पाइवट होता है सर एकदम बीच में। ओके, ठीक है। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। कैसे मान लो आप कि जिला परिषद शुड बी द पिवोट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम को संभालने वाला, या फिर आप जैसे बैलेंस बोल रहे हो वो मान लो, या फिर मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट होगा पंचायती राज सिस्टम का वो कौन होगा? जिला परिषद। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मेन एक्सिस, जैसे हम लोग बोल रहे होते हैं, तो पिवोट मतलब होता है जिसपे पूरी की पूरी चीज डिपेंड होती है, तो वो चीज क्या है? जिला परिषद है। कि पंचायती राज सिस्टम का पूरा सिस्टम किस पे बेस्ड है? जिला परिषद पर। ठीक है, बाकी बैलेंस वाली बात भी बोल सकते हो कि ऐसी चीज जो बैलेंस कर रही हो, तो यही वो चीज है जो सब कुछ को बैलेंस कर रही है। ठीक है, अगला देखो, इट शुड एक्ट एज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या काम करती है? प्लानिंग का और डेवलपमेंट करने का ये काम करेगी। कहां पर? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेगी, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये करेगा। फोर्थ पॉइंट, द पंचायती राज बॉडी शुड हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years। इन्होंने बोल दिया कि इसका टेन्योर फिक्स कर देते हैं कि 5 साल तक ये काम करेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे मोस्टली इलेक्शन जो होते हैं 5 सालों के लिए होते हैं। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, बट वो अलग चीजों पे इलेक्शन नहीं हो रहे होते हैं। The maximum period of super session of a body should be 6 month। तो वही चीज है कि दो सेशन की जो डिफरेंस हम लोग समझते हैं, जो सेशन हो रहे होते हैं तो उनमें 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। A planning and coordination committee should be set up at the state level under the chairmanship of the minister for planning। अब ये बताना चाह रहा है कि अगर पूरी स्टेट की बात की जाए, स्टेट लेवल की अगर कोई प्लानिंग की जा रही है, तो वहां पे मिनिस्टर उसका मेंबर होना चाहिए, या फिर मिनिस्टर का चेयरमैन होना चाहिए। द प्रेसिडेंट्स ऑफ जिला परिषद शुड बी इट्स मेंबर। और जितनी भी जिला परिषद हैं उनके जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो सभी लोग इसके मेंबर होने चाहिए जब प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है पूरी स्टेट के लिए, उस केस में। सेवेंथ है, इट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर पंचायती राज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर, यानी एक तरीके से राइट्स क्या क्या है, पावर क्या क्या है, कितना कुछ किया जा सकता है, वो सब कुछ के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। अगला है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल द 3 tier शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, देयर शुड आल्सो बी रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अब ये काम किया भी गया हुआ है कि भाई एसटी, एससी, ओबीसी के लिए उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाना चाहिए कितना रिजर्वेशन उनको मिल सकता है, पहली चीज। तो ये दूसरी बात, ये हमारी कंट्री है, वुमेन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो वुमेन के पार्टिसिपेशन के लिए भी यहाँ पे चीजें होनी चाहिए, जैसे कि उनको रिजर्वेशन मिले और वो आगे बढ़कर आए। अगला है, स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी सेट अप इन ईच स्टेट। इट वुड ले डाउन द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो हर स्टेट में सेटअप किया जाना चाहिए, और ये मनी रिलेटेड चीजों को देखेगा, क्राइटेरिया चेक करेगा, गाइडलाइंस देगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग सेक्टर्स में अपना फंड या फिर मनी रिलेटेड चीजों की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर रहा होगा। तो फाइनेंस कमीशन तो होना ही चाहिए एक। उसके अलावा 10th पॉइंट क्या बोला गया था? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। क्योंकि ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आता है, इसीलिए तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बनाया जाना चाहिए जिला परिषद का। किसको? कलेक्टर को। तो आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करके जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपने आप में आके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओगे। तो ये थी थम्बनेल कमेटी, ठीक है ना। अगला कौन है? गार्डगिल कमेटी। इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन देखेंगे हम लोग कि गार्डगिल कमेटी ने क्या बोला। द कमिटी ऑन पॉलिसी and programs was constituted in 1988 by the Congress Party under the chairmanship of V.N. Gadgil। तो V.N. Gadgil के चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई। दिस कमिटी was asked to consider the question of how best
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड बी मेड इफेक्टिव। तो इन्होंने ये पूछा, ये क्वेश्चन ये था या फिर जो मेन कंसर्न इस कमेटी का था वो ये था कि किस तरीके से हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और इस इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग ही यहाँ पे कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस दी गई थी। अब वो सजेशंस और रिकमेंडेशन क्या क्या है वो यहाँ पे हम अभी देखेंगे। तो वन बाय वन देखिए। पहली जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बेस्ट ओड ऑन द पंचायती राज सिस्टम। पहली चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका डिसाइड होना चाहिए। तो इससे पहले वाले कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि पंचायती राज सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताना चाहिए। देन सेकंड क्या है, अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3-tier सिस्टम अभी भी पहले भी बात हो रही थी, यही अभी भी यही रिकमेंडेशन दी गई है कि क्या होना चाहिए, एक 3-tier सिस्टम होना चाहिए, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगेन टर्म वही है 5 years। मेंबर ऑफ पंचायत कैसे इलेक्ट होंगे, तो बोला गया द मेंबर ऑफ पंचायत एट ऑल द 3 levels शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली। अब ये बात हालांकि मानी तो नहीं गई है, लेकिन इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी मेंबर्स हों उनको डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन तो हमने पढ़ लिया, पहले भी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। आगे कमेटी में क्या रिकमेंडेशन है वो देखिए। द पंचायती राज बॉडी शुड हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर socio-economic development. For this purpose, a list of subjects should be specified in the constitution. तो इसमें ये बोला गया कि पंचायती राज बॉडी को ज्यादा इफेक्टिव और रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और कंट्री के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कि ये कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन से काम नहीं। ठीक है, इसके अलावा है पंचायती राज बॉडी शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ये बोला गया कि पंचायती राज सिस्टम को ये पावर दी जानी चाहिए। एम्पावर्ड मतलब ये पावर दी जानी चाहिए कि वो लेवी इंपोज कर पाए, कलेक्ट कर पाए, टैक्स कलेक्ट कर पाए, ठीक है, और ड्यूटीज वगैरह उसकी फिक्स होनी चाहिए। लेवी भी एक तरीके का टैक्स ही होता है जो फार्मर्स को देना होता है, ठीक है। तो इन सब की पावर भी इसको मिलनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन थी। 8th रिकमेंडेशन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस टू द पंचायत। इससे पहले भी यही बोला गया था कि एक फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए जो पंचायत को जितनी भी फंड की रिक्वायरमेंट है वो फंड इनको मिल जाए ये सब चीजों के लिए। तो वही चीज अभी भी बोली गई है। 9th पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस टू द पंचायत। तो क्या बोलना चाह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का। क्या बनाया जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा और वो क्या कराएगा, इलेक्शन कराएगा। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इसे बोला गया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और वो काम करेगा, पंचायत के अंदर इलेक्शन वगैरह कराएगा। तो वही चीज यहाँ पे दोबारा से बोली गई है। यानी अब हमको ये मालूम पड़ रहा होगा कि काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं रिकमेंडेशंस के अंदर, और जितनी भी रिकमेंडेशन सिमिलर मिली वो रिकमेंडेशन मान ली गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादा लोग बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे होंगे। तो जो हर कोई कमेटी ने रिकमेंडेशन दी तो बाद में उनको लगा कि यही कमेटी की रिकमेंडेशन सही है और इनको माना जाना चाहिए। देखिए, our recommendation of the Gargill Committee become the basis of drafting an amendment bill aimed at conferring the constitutional status and protection to the पंचायती राज institutions। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग या फिर ये मान लीजिए आप कि जितना भी कुछ रिकमेंडेशन दिया गार्गिल कमेटी ने, वही चीज जाके आगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का मेन फ्रेम बन रही है, या फिर जो एक्ट में लिखा गया है वो यहाँ से वो चीजें ली गई है। ठीक है, अगला है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये चीज इन्वॉल्व हुई, तो उसके लिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे राजीव गांधी गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया। जो चीजें याद करने वाली है मैं उनको येलो हाईलाइट कर ही रहा हूँ, वो चीज आपको याद करते रहना है। जहां पर भी येलो किया गया है आप भी साथ में मार्क कर सकते हो अगर आप बुक साथ में लेके बैठे हुए हो, नहीं तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट में देखिए, द राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा इन जुलाई 1989
to constitutionalize पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम मोर पावरफुल एंड ब्रॉड बेस्ड। तो कुल मिला के क्या हुआ, जुलाई 1989 में पंचायत को पावरफुल बनाने के लिए, ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए। Although the Lok Sabha passed the bill in August 1989, it was not approved by the Rajya Sabha। हालांकि लोकसभा में ये बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हुआ। The bill was vehemently opposed by the opposition on the ground that it sought to strengthening centralization in the federal system। vehemently का मतलब क्या होता है, जोरदार तरीके से इसका अपोज किया गया, ठीक है। और ये बोला गया कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ये सेंट्रलाइजेशन द सेंट्रल सिस्टम, मतलब स्ट्रेंथन किसको कर रहा होगा, ये सेंट्रलाइज कर देगा, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि पावर को क्या कर रहा है, दोबारा से कुछ लोगों के हाथों में दे रहा है। जबकि डिसाइड क्या हुआ था कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, पावर को करना था डिसेंट्रलाइज, लेकिन ऐसा करके पावर क्या हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी। ऐसी बातें बोली गई थी, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज का होता है कि पावर एक के हाथ में ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड, और सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में चली जाए। डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सोचा था। अगला है बीपी सिंह गवर्नमेंट। बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने क्या सोचा, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट soon after assuming office in November 1989 under the prime ministership of BP Singh, यानी 1989 में प्राइम मिनिस्टर कौन है, बीपी सिंह, announced that it would take step to strengthening the पंचायती राज institutions। इन्होंने बोला कि हम कुछ कदम उठा रहे हैं जो पंचायती सिस्टम को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। In June 1990, a two-day conference of the state chief ministers under the chairmanship of BP Singh was held to discuss the issues relating to the strengthening of the पंचायती राज bodies। मतलब 2 दिन की मीटिंग की गई और वहाँ पे कुछ सोचा गया कि कैसे अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पंचायती राज सिस्टम को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक इम्पोज किया गया फ्रेश। Consequently, a constitutional amendment bill was introduced in the Lok Sabha in September 1990. However, the fall of the government resulted in the lapse of the bill। लेकिन क्या हुआ, बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट ही गिर गई थी, मतलब जो करना चाह रहे थे हो नहीं पाया। अगला है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इनका ही क्या किया इन्होंने, द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव once again consider the matter of the constitutionalization ऑफ पंचायती राज बॉडीज। यानी एक बार फिर से सोचा गया कि पंचायती राज सिस्टम को क्या कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिख देंगे। इसके लिए क्या किया गया, इट ड्रास्टिकली मॉडिफाइड द प्रपोजल इन दिस रिगार्ड। और इसके लिए जो प्रपोजल डिसाइड किया गया था, जो पंचायती सिस्टम का जो ड्राफ्ट था उसको चेंज किया गया। रिगार्ड टू डिलीट द कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स and introduced a constitutional amendment bill in the Lok Sabha in September 1991। हर बार बिल पास क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिस पर लोगों को आपत्तियां थी, और जिन पर आपत्तियां हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक तरीके से विवादित चीजें हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो अब गवर्नमेंट को बिल तो पास करवाना ही था, तो उन्होंने वो सारी की सारी चीजें हटा दी जो कॉन्ट्रोवर्शियल थी, ठीक है। तो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों को खत्म कर दिया और बिल को दोबारा से पास करवाया। दिस बिल फाइनली इमर्ज्ड एट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये बिल फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बिल लाया गया था वो पास हो गया। एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24th अप्रैल 1993। तो आपको ध्यान ये रखना है, पहले बिल बनाया जाता है उसके बाद वो इफेक्ट में आता है। तो 1992 में बन गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया और वो इफेक्ट में कब आया, 1993 में। ठीक है, यहां समझ आ रही बातें।
हाँ जी, जी सर। यस सर। गुड। अब यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि जो बिल, जो अमेंडमेंट था वो 1982 में लाया गया और इफेक्ट में कब आया वो 1993 के अंदर। कौन लेके आया? पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम में। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में लिखा क्या था, यानी सिग्निफिकेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, क्या क्या उसमें प्रोस्पेक्टिव्स हैं और क्या क्या चीज़ उसमें दी गई है। तो देखिए, पहला ही हेडिंग दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, और एक्ट कौन सा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। यहाँ पे देखिए, दिस एक्ट, कुछ चीजें आपको याद रखने में ध्यान देते हो जाएगा। दिस एक्ट हैज एडेड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया, वो पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 9। ठीक है। दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज पंचायत एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ। कहने वाली बात क्या है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के प्रोविजंस में ऐड किए गए। In addition, the Act has also added a new 11th schedule to the Constitution। और एक नई स्केड्यूल इसमें जोड़ी गई, कौन सी? 11th नंबर की। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने स्केड्यूल्स थे उसके अंदर, याद है? पहले 9 थी फिर 12 हुई। 9 थे मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो नूब। सर 8 थे। 8 थे, वेरी गुड। 8 ठीक है, 8 थे और अभी करंट में कितने हैं? 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 243 से लेकर 243 ओ ये आर्टिकल इसमें जोड़े गए। ठीक है, 11th स्केड्यूल इसे बोलते हैं। दिस स्केड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत। इट डील विद द आर्टिकल 243 जी। इसमें 29 फंक्शंस लिखे हुए, पंचायत क्या काम करेगी वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 243 जी के अंदर। आगे देखिए, the act has given a practical shape of article 40 of the constitution which says that, यानी बेसिकली इस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 40 को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया गया। कैसे किया गया? कि आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ था? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and own them with such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as a unit of self government। बेसिकली आर्टिकल 40 में ये लिखा हुआ था कि अगर स्टेट चाहे तो, स्टेट यानी कंट्री गवर्नमेंट, स्टेट चाहे तो वो विलेजेस की पंचायत जो है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, पावर देने के लिए, इवॉल्व करने के लिए ऐसे चेंजेस कर सकती है जो उस समय करने जरूरी हो, नेसेसरी हो, वो सारी चेंजेस ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना है फिर? ऐसे कुछ डेवलपमेंट करना है जिससे कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यही चीजें लिखी हुई थी, वो इन्होंने प्रैक्टिकली फॉर्म में कर दिया। दिस आर्टिकल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्योंकि आर्टिकल 40 है तो हमें मालूम ही है, इतना हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई चीज आर्टिकल 40 में लिखी हुई है तो किसमें आ रहा होगा? वो आ रहा होगा डीपीएसपीस के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? डीपीएसपीस में। द एक्ट गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और इस एक्ट के थ्रू ही जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उनको क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होंगी चीजें। इट हैज ब्रॉट देम अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस तरीके से ये चीज एक तरीके से जस्टिसेबल बन चुकी है। मतलब अगर किसी को नहीं मिल पा रही है तो वो उसके लिए कोशिश कर सकता है और उस पर कानून सुनवाई भी करता है इन चीजों पे, जिसे हम बोलते हैं जस्टिसेबल, न्याय मिलने का अधिकार। अगर उनका नहीं मिल पा रही है तो न्याय मिलने का अधिकार उसको होगा। In other words, the state government are under constitutional obligation to adopt a new पंचायती राज system। इसका मतलब ये है कि अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी हो गया है
जो पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट करे। In accordance with the provision of the Act, consequently, neither the formation of panchayat nor the holding of elections at regular interval depend on the will of the government anymore. इसका मीनिंग ये है कि अब पंचायत के पास क्या पावर होगी, इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से वर्किंग होगी, अब ये सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं लेनी है। अब ये सारे काम किसके अंडर में होंगे, ये सारे काम होंगे अब एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कैन बी ग्रुप इनटू टू कैटेगरीज, हम इनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक है कंपलसरी, दूसरा है वॉलंटरी। कंपलसरी जो आपको करने ही करने हैं, वॉलंटरी वो होते हैं जिनको कर लो या ना करो मर्जी है। The compulsory or mandatory or obligatory provision of the act have to be included in the state laws creating the new panchayat, the panchayat system। तो जितने भी ये चीजें थी जो मैंडेटरी हैं वो एक तरीके से करनी ही करनी होंगी हर स्टेट को। द वॉलंटरी प्रोविजन ऑन द अदर हैंड मे बी इंक्लूडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट, और जो वॉलंटरी है स्टेट चाहे तो इन्वॉल्व करे या चाहे तो इन्वॉल्व ना करे। Thus, the voluntary provision of the state act ensures the right of the state to take local factors like geographical, political, administrative and other। अभी बताना चाह रहे हैं कि जो वॉलंटरी चीजें हैं ना वो वहाँ की लोकेशन के अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग जगह की, कि उनकी लोकेशन क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वहाँ पे किस तरह का सिस्टम चल रहा है, उन सभी को देखते हुए वो चीजें बनाई जाती हैं। बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो तो हर जगह इम्प्लीमेंट होंगी ही होंगी और हर किसी को पंचायत सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। The act is a significant landmark in the evolution of grassroots democratic institution in a country। तो अगर कोई पूछता है कि हमारी कंट्री की ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है ग्राम यानी पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, it transfer the representative democracy into participatory democracy। It is a revolutionary concept to build democracy at the grassroots level in the country। अभी बोलना चाह रहे हैं कि भाई इसने क्या किया, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी ना कि हम लोगों ने चुना कुछ लोगों को, हमारे लिए रूल बना रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया। कि अब देखो गांव के लेवल पर है ना, गांव के लोग पार्टिसिपेट खुद ही कर रहे हैं, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, आपस में मिलजुल कर, न्यायालय में भी वही जा रहे हैं। तो कहने वाली बात यह है कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये, जहाँ पे अभी तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले रहे थे, उन्हीं की जगह पर छोटे लेवल पर हम लोग खुद बढ़ चढ़कर खुद डिसीजन ले पा रहे हैं और चीजों को बदल रहे हैं। तो ये चीज लिखी हुई थी अमेंडमेंट नंबर 73, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम सभा, यानी फीचर्स बड़े हैं, थोड़े ज्यादा ही है, तो इनको हम लोग वन वन करके पढ़ेंगे। तो अभी इसके अंदर इतना ही। अगर आप लोगों में से जिन लोगों को भी, जो हम लोग बात कर रहे थे ना स्टॉक की या फिर क्रिप्टो करेंसी की, उसके बारे में क्लास या फिर समझना है थोड़ा बहुत चीजों को, तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 15 मिनट का दोबारा से जो लोग आना चाहें आ जाइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां पे हम लोग उस चीज की बात करेंगे। ओके, अभी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ जी बताएं, जो पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो बताओ। जी सर। थोड़ा बहुत सर। अच्छा, तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ो और पढ़ो। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई करो आप लोग, बाकी रुपए कमाने की बातें करते हैं अगली क्लास में। 15 मिनट में आ जाओ 10:45 पर, जिनको भी आना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। मॉर्निंग में क्लास रखेंगे ना, मॉर्निंग में भी आइएगा, कोशिश करेंगे। और कोई भी एक इंसान है ना, मेरे को फोन कर दिया करो, मतलब कोई भी एक इंसान है नहीं जो पक्का उठ जाता है ना, वो अगर मैं कभी ना जागू तो उस केस में। सुबह में। हाँ मॉर्निंग में। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके।
है।